हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल पर। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के एक अहम पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत का संविधान, जिसका फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई। इसके अंतर्गत हम जिन चीजों का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन, संविधान क्या है, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। संविधान का मतलब क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है या संविधान हमें देता क्या है, हमें उसकी जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज, संविधान कितना प्रभावी है, किन परिस्थितियों में वो अधिक प्रभावी होता है, इसको पढ़ेंगे। और चौथा जो सेक्शन होगा वो निष्कर्ष का होगा। पूरे चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे उसका जो कंक्लूजन होगा वो 4th सेक्शन में हम उसको जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। संविधान क्या है। संविधान क्या है, जब ये बात हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप जहां पे जॉब करते हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पर भी काम करते हैं, या आपका अपना घर है, उस घर में, उस स्कूल में, उस फैक्ट्री में, उस ऑफिस में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनके अंतर्गत आप काम करते हैं। अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपस में लड़ाइयां, झगड़े, ये सब सारी चीजें होंगी। ये रूल्स और रेगुलेशन क्या करते हैं, हमें अपने घर को चलाने में, स्कूल को चलाने में, फैक्ट्री कैसे चलेगी, ऑफिस में कैसे काम होगा, इसमें हेल्प करते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशन से क्या है, एक तरीके का संविधान है। इसी तरीके से हम एक देश, अगर हम आपकी फैक्ट्री को, आपके घर को एक देश मान लें, तो एक देश को चलाने के लिए क्या होता है, कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत होती है, कुछ बेसिक लॉज की जरूरत होती है, कुछ मूल विधियों की जरूरत होती है, कानूनों की जरूरत होती है, और उस कानून को ही हम क्या कहते हैं, संविधान। संविधान को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, लिखित, ऐसा संविधान जो लिखा गया हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया का। दूसरा, अलिखित संविधान, अनरिटन जैसे इंग्लैंड का संविधान। चौथा, फ्लेक्सिबल, ऐसा संविधान जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें कभी भी कोई भी चेंज आप कर सकते हो, कोई बदलाव करना, कोई संशोधन करना आपके लिए आसान हो, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा जो संविधान, चौथे टाइप का जो संविधान है, वो कहते हैं अनफ्लेक्सिबल या इनफ्लेक्सिबल या अनम्य संविधान, जिसमें संशोधन करना काफी मुश्किल होता है। इस तरीके से संविधान क्या है, हमने इसको समझा। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान हमें देता क्या है। संविधान हमें देता क्या है, अब हम फिर वही एग्जाम्पल लेंगे। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपने स्कूल में, आप अपने घर पे हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन आपको क्या देते हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन आपको क्या देते हैं। अगर वो ना रहे तो क्या होगा, क्या होगा, आज लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, कौन डिसीजन लेगा, किसका क्या काम है, ये सब हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे होगा। तो इसको जानने के लिए हम 4 फैक्टर्स में इसको भी डिवाइड करेंगे, 5 फैक्टर्स में। पहला क्या है, पहला काम संविधान का है तालमेल बढ़ाना। संविधान क्या करता है, आपस में कोऑर्डिनेशंस को बढ़ाता है। जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, हमको पता है कि मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, उनको क्या करना है। अगर ये हमको ना पता हो और हम ना करें तो क्या होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी होगी और कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा, आपस में लड़ाई। अच्छा, कोऑर्डिनेशन की कमी के साथ साथ क्या होगा, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अब कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा, हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे। संविधान क्या करता है, कोऑर्डिनेशन के साथ ही आपको तालमेल बढ़ाने के साथ साथ क्या करता है, आपके विश्वास को ही बढ़ाता है। और विश्वास कब बढ़ता है, जब हमको डर होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इसकी सजा मिलेगी, और उस सजा को देने वाला भी क्या, कौन है, संविधान है। तो इस तरीके से संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है, हमारे राइट्स को, हमारे कर्तव्य को बता करके हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इसको बता करके हमारे बीच आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। दूसरा क्या है, निर्णय लेने की शक्ति को बताता है, हु इज एनेबल टू टेक डिसीजन, स्पेसिफाई करता है कि डिसीजन कौन लेगा। आपके घर में है, आप गलत कर रहे हो तो आपको सजा कौन देगा,
आप स्कूल जा रहे हो, आपकी फीस कौन देगा? आप ड्यूटी पे जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, आपके लिए लंच बना के कौन देगा? सबके अलग अलग काम डिवाइड है, सबके अलग अलग अधिकार है। डिसीजन कौन लेगा किस चीज? आपका स्कूल है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आपको स्कूल से निकाल कौन सकता है? आपकी कॉपी कौन चेक करेगा? ये सब क्या है? ये अलग अलग लोगों के अलग अलग काम डिवाइड है कि डिसीजन कौन लेगा किसी भी बारे में, ये भी हमारा संविधान बताता है। तो इसी तरीके से देश के बारे में अगर एग्जाम्पल ले, किसका क्या काम है, अगर देश का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करें अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं, उनपे क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं जो जिनको की सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। संविधान बताता है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है और कौन कौन सी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। कौन सी चीजें हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, कौन सी चीजें हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, ये चीज संविधान में एकदम क्लियर कर दी गई है। इससे क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट के बीच झगड़े में क्या होगा, कमी आएगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, दूसरा संविधान क्या निर्णय लेने की शक्ति के बारे में क्लियर करता है कि कौन किस चीज पे क्या डिसीजन लेगा, ये भी बताता है। तीसरा, सरकार की शक्तियों की सीमा को बताता है, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर्स की सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है। ऐसा नहीं कि सरकार कोई ऐसा रूल बना दे जिससे हमें दिक्कत होने लगे। लॉकडाउन में कुछ ऐसे रूल्स बना दे कि हमें कोरोना से कम और दिक्कतों से ज्यादा परेशानी होने लगे, लॉकडाउन की सख्ती की वजह से ज्यादा दिक्कत होने लगे, कोरोना से मरने की बजाय भूखों मरने लगे लोग, कोरोना से मरने की बजाय लोग पाबंदियों से परेशान हो जाएं, कोरोना से परेशान होने की बजाय लोग घर से ना निकल पाने की वजह से परेशान हो जाएं। तो सरकार क्या करती, आपस में कुछ ऐसी चीजें कर सकती है जिससे कि लोगों को भी नुकसान ना हो और बीमारी भी कंट्रोल में रहे। संविधान ये बताता है, सरकार के दायरे को निर्धारित करता है। सरकार को ऐसा नहीं कि आपने चुन के भेज दिया तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप पे लगा सकते हैं, नहीं, उसकी एक लिमिट है और उस लिमिट को कौन डिसाइड करता है, आपका संविधान। चौथा जो फैक्टर है, जन आकांक्षा। हर देश के हर घर में रहने वाले, हर फैक्ट्री में काम करने वाले की क्या इच्छा होती है कि हम पर डे ग्रोथ करें, हमारे यहाँ पे सुख रहे, शांति रहे। और वो कैसी आएगी, उसको कौन लाएगा, ये कौन कर सकता है, जो काम करेगा। काम कौन कर रहा है, सरकार कर रही है हमारी। सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, सरकार को ऐसा करने के लिए सरकार को एम्पावर करना होगा, सरकार को कुछ क्षमता देनी होगी। और वो क्षमता सरकार को कौन देता है, वो क्षमता कुछ अधिकारों के रूप में सरकार को कुछ अधिकार देके सरकार को सशक्त करती है। कौन, हमारा संविधान। संविधान ने सरकार को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिनके आधार पर वो डिसीजन ले सकती है कि हम गरीबों के लिए क्या व्यवस्था करनी है, अमीर लोग जो हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, गरीबों कोई भूखा ना रहे इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करे, हर कोई पढ़े इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। और उसके लिए सरकार फंड कहाँ से जुटाए, उसके लिए टैक्स की व्यवस्था कहाँ से करे, ये भी कौन बताता है, संविधान। सबके लिए अलग अलग प्रावधान संविधान में है। पांचवी जो चीज है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान, जो सबसे इम्पोर्टेंट, हम एक देश में रहते हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, अहमदाबाद से हैं, लखनऊ से हैं, कहाँ से हैं। हम अगर किसी बाहरी देश में जाते हैं तो हम ये नहीं बताएंगे हम लखनऊ से हैं, कौन जानेगा लखनऊ से। हो सकता है कुछ लोग जानते हो लेकिन हर कोई नहीं जानेगा। अगर हम कहेंगे बिहार से हैं, हम कहेंगे हिंदू हैं, हम कहेंगे मुस्लिम हैं, तो हमारी पहचान सही नहीं होगी। हमें संविधान क्या है, हमें एक बेसिक आइडेंटिटी देता है और वो आइडेंटिटी क्या है, इंडियन। हम क्या हैं, भारतीय हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल क्या है, भारतीय होना। तीसरा जो अहम सेक्शन है, संविधान कितना प्रभावी है। संविधान कितना प्रभावी है ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। संविधान कैसे बना, संविधान जिस समय बना उस समय परिस्थितियां क्या थी, प्रचलन में आने का उसका तरीका क्या था, संविधान के जो बेसिक फैक्टर्स हैं, जो मौलिक प्रावधान हैं वो कैसे हैं, और संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर्स,
वो कैसा है। तो आइए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। प्रचलन में आने का तरीका, संविधान प्रचलन में कैसे आया। जब इसको हम पढ़ने की कोशिश करें, सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान बना कैसे। देखिए, संविधान बनाया किसने, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस संविधान को कोई तानाशाह बनाएगा, राजतंत्र में विश्वास करने वाला कोई बनाएगा, वो संविधान कैसा हो। वो संविधान कभी भी एक आम जनभावना को ख्याल में रखते हुए नहीं बनाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब एक एक व्यक्ति का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो संविधान बहुत दिन तक सफल नहीं रहेगा और बहुत प्रभावी नहीं रहेगा। कुछ समय तक आप चला सकते हैं मनी पावर के बल पे, मसल पावर के बल पे, लेकिन एक समय आएगा जब आपके उस संविधान के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा और उस संविधान खतरे में पड़ जाएगा। जहां तक भारत के संविधान की बात है, उसे बनाने में राष्ट्रीय आंदोलन एक विरासत के रूप में काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो भी लोग थे, वो लगभग लोग संविधान सभा में रखे गए थे, जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया था। संविधान सभा में बनाए गए जो लोग थे, संविधान सभा को बनाने वाले जो लोग थे, जैसे नेहरू जी, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं थी। और जो विचारधाराएं थी कहीं न कहीं जन आकांक्षाओं को समझती थी, उनको टच करती थी। नेहरू जी जो कि समाजवाद में बहुत विश्वास करते थे, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जो जन जन के सम्मान की बात करता है, हर किसी पे ध्यान देने की बात करता है, एक विशेष वर्ग को फायदा ना पहुंचाने की बात करता है, इस व्यवस्था में विश्वास करते थे नेहरू जी। अंबेडकर जो कि एक दलित चिंतक थे, सरदार पटेल जी जो कि देश की अखंडता और एकता में विश्वास करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन पे गांधीवादी विचारधारा का बहुत प्रभाव था। और सोचिए आप, जब ऐसे लोग संविधान बनाएंगे, ऐसे लोग संविधान पे काम करेंगे, तो संविधान कैसा होगा। भारत का विभाजन, जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भारत का विभाजन हुआ। 3 जून की जो योजना थी उसके तहत भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए, सांप्रदायिक जो दंगे हुए, उसने भी हमारे संविधान को काफी हद तक प्रभावित किया। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता, जात, लिंग इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव है, ये सबको नकारा गया। ये क्या हुई, हमारे देश के संविधान को बनाने में उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आई। हमारे जो नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन को जो लीड कर रहे थे जो लोग, उन्होंने समझा उन दिक्कतों को और उन चीजों को हमारे संविधान में रखा, जिससे ये दिक्कतें कभी भी फिर आगे ना आए। दूसरा जो चीज है, वो संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। संविधान के मौलिक प्रावधान, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अगर पूंजीवाद का होगा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अगर कुछ विशेष लोगों को फायदा देने वाला होगा, तो संविधान कितने दिन सफल होगा। हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तानाशाही में विश्वास नहीं करता, वो लोकतंत्र में विश्वास करता है, समाजवाद में विश्वास करता है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, धर्म, जात, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव को मना करता है। तो ऐसा संविधान कितना प्रभावी होगा आप खुद सोच सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई संविधान सिर्फ एक वर्ग को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, तो उसमें विद्रोह होना स्वाभाविक है। तीसरा जो है, शक्तियों का बंटवारा। एक ही आदमी सारा काम करेगा तो क्या होगा, तानाशाही की प्रवृत्ति आएगी। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा बहुत बैलेंस तरीके से किया गया है। एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिवीजन है। हमारे देश में हमारा जो संविधान है, उसमें शक्तियों का जो बंटवारा है वो 3 हिस्से में किया गया है। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक का काम है कानून को बनाना, एक का काम है कानून को लागू करवाना और एक का काम है कानून की रक्षा करना। कोई भी एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं
उनको ओवरटेक नहीं करता। और जिस दिन ओवरटेक करने लगे, कि ओवरटेक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न में है कि आप यही कर सकते हैं, आपका ये दायरा, आप ये करेंगे आपका ये काम है, आप ये करेंगे आपका ये काम है। इस वजह से हमारे संविधान में सारी चीजें क्या है, बहुत प्रभावी चीजें हैं। और संविधान में अगर ये चीजें हों तो संविधान बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य करता है। और लास्ट फैक्टर जो है, लास्ट सेक्शन जो है वो निष्कर्ष का है, कंक्लूजन का। कंक्लूजन जब हम करेंगे, आप पूरे चैप्टर को पढ़ के आप खुद ही कंक्लूजन पे पहुंच चुके होंगे। कंक्लूजन जब हम करेंगे, निष्कर्ष पे हम क्या, किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारा संविधान विश्व के सफलतम संविधानों में से एक है। हमारे देश के संविधान बनने के बाद कई देशों के संविधान बने और बिगड़े, वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, उनको नया संविधान बनाना पड़ा, कई देशों में बार बार संविधान लाना पड़ा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। हमारे देश का संविधान बहुत ही सफल संविधानों में से एक है। कुछ एक संशोधनों के अलावा, वो भी बहुत जरूरी संशोधन है जो किए गए, जो समय की आवश्यकता थी वो किए गए, उनके बाद भी हमारा संविधान आज सफल है। हमारा देश आज भी अखंड है, आज भी समाजवाद पे चल रहा है, आज भी लोकतंत्र पे चल रहा है, आज भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, और उसमें किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक सफलतम संविधान है और पूरे विश्व में इसके सफलता की चर्चा होती है। इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हुआ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।